जय हिंद दोस्तों। मैं आज से साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन अलग से मैं बताऊंगा। और ये सभी जो 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में बारंबार आए हुए रहेंगे। आप मेरा विश्वास मत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है और इस जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका लेवल क्या रहने वाला है। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, स्पेशलिस्ट जिनका जीएस में सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो न्यू है, फ्रेशर है। तो चलिए वो लोग क्या करेंगे कि बस वीडियो को एक दो बार देखेंगे एवरी डे। जब भी मेरा वीडियो आए तो आप एक दो बार देखिए और उसमें जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप उनको बस सही से गौर से देखिए, आपको रटना नहीं है। ऐसा आप 1 महीने करते हैं ना, तो मेरा आपसे वादा है कि आप जब भी टीसीएस आधारित जैसे एसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका आप सेट लगाएंगे तो अच्छे मार्क्स आपको जीएस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि पिछले 2 बार एसएससी के जो पेपर हुए हैं, एक एमटीएस और एक सीएचएसएल, उनमें मेरा 20 और 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से जीके जीएस सही है। ठीक है, मैं आपके साथ आगे स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा। अभी आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे बड़ी सबसे बड़ी आंखें किस स्तनपायी प्राणी की होती है? किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसमें आपको सही से दिख रहा होगा हिरन। चलिए, इससे हम आपको जुड़े 4-5 क्वेश्चंस बताते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पे अभी सबसे बड़ी स्तनधारी जीव का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा कि ब्लू नील हवेल। क्या नाम याद रखिएगा? ब्लू नील हवेल सबसे बड़ी स्तनधारी है। स्तनधारी का अर्थ भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं और वो अपने सीने का दूध उससे पिलाते हैं, उसे स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम है ब्लू नील हवेल। याद रहेगा क्या? ब्लू हवेल यानी नील हवेल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद क्या रखिएगा, बड़ा छोटा से आ रहा है तो आप ऐसे याद रखिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा कि जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है, ठीक है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसी तरीके से आपसे सबसे छोटी हड्डी शरीर में पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा कि कान का हड्डी, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, और एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कि स्टेपिज जो कान की हड्डियां होती है वो कान के कौन से भाग में होता है? तो थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा इसको सही से सुन लीजिए। ठीक है, आपके पास अगर पेन हो तो क्या कीजिए कि आप कहीं पे लिख लीजिए। क्या कान में, एक कान में हमारे 3 हड्डियां होती है। कितने? 3 हड्डियां होती हैं। उनको याद करने के लिए आप सिम याद कर सकते हैं, SIM सिम। क्या? SIM सिम। स्टेपिज, इनिकस और मैलियस। ठीक है, इस तरीके से 3 उसका नाम होता है। सिम, कितना? सिम। तो याद रखिएगा ये जो सिम है, एस ये कान के सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, और उस तरीके से सबसे बाहरी वाला भाग होता है वो मैलियस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या याद रखेंगे कि कान में, एक कान में 3 हड्डियां, दोनों कान में 6 हड्डियां। सबसे जो छोटी, शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है। और इन तीनों में से कौन सा होता है? तो स्टेपिज होता है, यानी कि आंतरिक कान की हड्डियां जो होती है। ठीक है, इस तरीके से। और आप क्या याद रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन के बाद आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो उसे हम त्वचा मानते हैं। ठीक है, अंग में त्वचा मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कोशिका पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा? तंत्रिका तंत्र। क्या मारिएगा? तंत्रिका तंत्र मारिएगा। उसी तरीके से हमारे शरीर का सबसे बड़ा आपसे पूछे, ग्रंथि पूछे, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो होता है लीवर। उसी तरीके से अगर छोटा आपसे ग्रंथि पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? आप मानेंगे पीनियल ग्रंथि। ठीक है, जिसको मस्तिष्क का रेत कहा जाता है, जिससे नींद वगैरह से संबंधित होता है, पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो एक बार आप क्या देखें कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन। और इससे हम इतना सारा क्वेश्चन बता दिए। चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
आज कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 बोलते हैं, ठीक है, जिसका भार होता है 44 ग्राम प्रति मोल, के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश का नाम क्या है? तो USA है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा CO2 कौन से राज्य से उत्सर्जित होता है? तो अमेरिका से, याद रखिएगा, भारत नहीं मारिएगा उसमें, ठीक है। भारत से भी आगे है CO2। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये CO2 किस किस ये चीज़ों से उत्सर्जित होता है। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया है, इन सबसे ज़्यादा। तो आपको पता होगा कि ये जो जितने सारे पश्चिमी देश होते हैं, वहाँ पे खाना के बाद उनका उनका ये व्यवहारिक होता है कि वो क्या करते हैं, खाना के बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरीके से शीतल पेय लेना पसंद करते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे हमारे देशों से ज़्यादा विदेशों में क्या, पश्चिमी देशों में क्या ये सब संस्कृति चलता है कि खूब सारे क्या जी शीतल पेय पीते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा उन सब देशों में CO2 उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आज के दिन सबसे ज़्यादा CO2 कौन उत्सर्जित करता है? तो USA अमेरिका करता है, ठीक है। वहीं पे आपको बता दे, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, ठीक है, कि CO2 का भार कितना होता है? तो आपको याद होगा कि कार्बन का 12 भार होता है और O का 16 होता है। तो यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 16 दूना के 32 और 12 44 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा इसका भार, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ें हम आपको बता दें, क्या बताएं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप क्या जानिएगा, क्या 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 बोलिएगा? CO2 ही बोलिएगा, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन, और भी सारा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछेगा कि ये CO2 इतना सारा उत्सर्जित होता है, तो क्या इसे बैन करने के लिए कोई संस्थान बनाया गया है या क्या कोई कमेटी बनाई गई है? तो हाँ, बिल्कुल एक कमेटी बनाई गई है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ये SSC बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध CO2 के उत्सर्जन से है। यानी कि उत्सर्जन को क्या करता है? ये प्रतिरोध करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या नाम है? इस क्योटो प्रोटोकॉल नाम है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का शुरुआत कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का शुरुआत 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बताइए? तो 1997 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे आपसे पूछेगा कि ओजोन लेयर जानते हैं ना? ओजोन लेयर जो हमें पराबैंगनी किरण से क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। अगर उसमें छिद्र हो जाए बहुत सारा तो हमें क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये जो ओजोन लेयर होता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि ये जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर में जो ये हो रहा है, क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि उसमें छिद्र हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई ये बनाया गया है? इसी तरीके से कोई प्रोटोकॉल विश्व में बनाया गया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पे बनाया गया है क्या? तो जी बनाया गया है, उसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। CO2 का संबंध किस प्रोटोकॉल से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से है। वहीं पे पूछे कि ओजोन लेयर का संबंध किस प्रोटोकॉल से है? तो आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो पड़ता है जापान में, ठीक है। इस तरीके से आप कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कनाडा में पड़ता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का शुरुआत कब हुआ था? तो आप 10 साल पीछे चले जाइए, 1987 में, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन गांठ बांध लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? CO2 से है। और इसका शुरुआत कब हुआ था बताइए तो 1997 से। वहीं पे आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे तो इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो 1987 से। एक 97 और एक 87, CO2 97, CO2 97, ओजोन 87। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत हम जो बनाते हैं तो उसमें हम कच्चे माल के तरफ पे, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या लेते हैं बताइए? तो अभ्रक लेते हैं। तो विद्युत बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या लेते हैं? अभ्रक लेते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, अब इससे देखिए क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले पूछेगा का कि अभ्रक अभी तत्काल में अग्रणी देश कौन सा है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अभ्रक कौन सा देश उत्पादित करता है? तो अभी चाइना हो चुका है, ठीक है। अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मैं सब कुछ देख करके बता रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको जब भी भविष्य में पूछे तो आप चाइना लगाइएगा, ठीक है। अभी से कुछ दिन पहले तक भारत इसमें नंबर 1 पे था, ठीक है। तो अभी सेकेंड पे भारत चला गया है, नंबर 1 पे कौन है? चाइना। अभ्रक अग्रणी देश कौन सा है? चाइना। वहीं पे पूछे कि भारत में कौन सा राज्य है जो
अभ्रक में सबसे ज़्यादा, तो 2-3 राज्य हैं जिसमें से सबसे प्रथम पर है आंध्र प्रदेश और सेकंड पे आता है झारखंड। तो आपको याद रहेगा अभ्रक से संबंधित इतनी सारी बातें। क्या अभ्रक रॉ मटेरियल किस रूप में उत्पादित करता है? तो विद्युत उत्पादित में हम रॉ मटेरियल के रूप में हम अभ्रक लेते हैं। अभ्रक में अग्रणी देश का नाम क्या है? तो चाइना। और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत में कौन सा है? तो हम कहेंगे प्रथम स्थान पे है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हेनरी सीले ने किया था। कौन किया था बताइए? तो हेनरी सीले ने किया था। अब यहाँ पे आइए, आविष्कार से संबंधित जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है वो हम सिर्फ आपसे डिस्कशन करेंगे। है तो बहुत सारा, लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 क्वेश्चन आप याद कीजिए, हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले पूछेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। वहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो गोल्डस्टीन किया था। कौन? गोल्डस्टीन किया था। याद रहे कि रदरफोर्ड भी कभी कभी देता है, लेकिन रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, ना कि प्रोटॉन का खोज किया था। कहेंगे कि सर नाभिक, प्रोटॉन जो होता है वो तो नाभिक में ही होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप याद रखिए पार्टिकुलर कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ठीक है, तो आपने अभी तक 3 प्रश्न देख लिया। पहला, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। चौथा क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक किया था। कौन किया था? चैडविक किया था। तो चलिए इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। और विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था बताइए? तो हेनरी सीले ने। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खाना, ये वाला क्वेश्चन से हम अभी आपको 4-5 क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है उसी का आंसर हम देते हैं कि खाना जल्दी प्रेशर कुकर के अंदर क्यों पकता है? तो जब भी प्रेशर कुकर को अगर टाइट से बंद किया जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, दाब, आंतरिक दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, आंतरिक दाब बढ़ जाएगा तो खाना कैसे जल्दी पकेगा? सुनिए, आंतरिक दाब बढ़ने से ना क्वथनांक बढ़ जाता है। जो भी हम उसमें जल या जो भी लिक्विड डाले हैं ना, जल ही खाना बनाते हैं तो डालते हैं। ठीक है, तो उस जल का, उस द्रव का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो खाना जल्दी बन जाता है। तो खाना का संबंध हम आंतरिक दाब से नहीं रखेंगे, खाना का संबंध हम रखेंगे कि उसका क्वथनांक ज़्यादा है। मतलब जिस लिक्विड के अंदर हम खाना बना रहे हैं उस लिक्विड का अगर क्वथनांक ज़्यादा है तो हमारा खाना जल्दी पकेगा, और क्वथनांक कम है तो हमारा खाना लेट से पकेगा। बस इतना कंसेप्ट याद रखिए। दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखिएगा कि ये क्वथनांक बढ़ता और घटता कैसे है? तो जब दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। चलिए इससे रिलेट आपको हम करते हैं कि जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचे हिल पे जाते हैं, हिल बोले तो ऊंचे स्थानों पे जाते हैं, तो हम क्या होता है जी, हमको घुटन सी महसूस होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दबाव क्या होता है जी, घटता है। तो दबाव घटेगा तो ऊपर में बताइए कि क्वथनांक क्या होगा? तो घटेगा। तो देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट पर जाकर के खाना बनाएं तो हमारा खाना कितना हम अगर खाना बनाएं तो जल्दी पकेगा नीचे की तुलना में या लेट से पकेगा? तो सो सिंपल, जब हम ऊपर जाते हैं तो दबाव घटता है, वायु का दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। थोड़ी देर पहले हम बताएं कि क्वथनांक घटता है तो खाना लेट से पकता है, तो वहां खाना लेट से पकेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि माउंट एवरेस्ट पर जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, यानी कि उसका क्वथनांक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि हमारे सरफेस पे, यानी पृथ्वी के सरफेस पे उसका कितना क्वथनांक होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको पता है। लेकिन हम अगर माउंट एवरेस्ट पर उस जल को ले जाकर के उबाले तो उसका क्वथनांक क्या हो जाए? घट जाएगा। और कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन था 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप क्या याद रखिएगा, 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा जी, माउंट एवरेस्ट पर जल उबलने लगेगा। तो पूरा क्लियर हो गया कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, क्योंकि उसका दाब अधिक होने से क्वथनांक भी अधिक हो जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, दूसरी तीसरी क्वेश्चन भी और भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे ऊपर जाने पर फाउंटेन पेन का जो इंक होता है वो बाहर क्यों निकल जाता है? तो क्योंकि होता क्या है कि प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाने पर। ठीक है, प्रेशर कम होगा तो जो फाउंटेन पेन का जो इंक है उसका अंदर का जो प्रेशर है ना वो बाहर से ज़्यादा हो जाता है, तो बाहर की ओर आने लगेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर जाने पर फाउंटेन पेन, यानी अंतरिक्ष में जाने पर फाउंटेन पेन से इंक बाहर क्यों आने लगता है? तो याद रहेगा क्यों आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे दबाव कम हो जाता है।
और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें अंतरिक्ष में जाने पर या ऊंचाई पे जाने पर हमारे नाकों से खून क्यों निकलता है? तो क्यों निकलता है जी? ऊपर जाने पर क्या होता है, क्वथना सॉरी दबाव कम होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बाहरी से कम हो जाता है, इसीलिए हमारे नाकों से, कानों से इस तरीके से खून आने लगता है, कभी कभी आंखों से भी खून आने लगता है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर जल का क्वथनांक घटता है। चलिए जल्दी जल्दी से अगला क्वेश्चन जाते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये तीसरा नियम है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद नहीं रखना है। अब चलिए मेरे साथ याद कीजिए कि न्यूटन के कितने नियम हैं? न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 नियम है। तो इतना सिर्फ नहीं पूछेगा, न्यूटन के 3 नियम में क्या क्या चीजें बताई गई है वो पूछेगा, ठीक है। तो चलिए प्रथम नियम से आप याद रखिएगा कि जड़त्व का परिभाषा मिलता है, ठीक है, यानी जड़त्व को परिभाषित किया जाता है और बल का भी परिभाषा मिलता है, ठीक है। याद रहेगा क्या चीज? जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है प्रथम नियम से, ठीक है, और क्या चीज के बारे में, क्या चीज का परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम से 2 चीजें हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम से बल का आपको सूत्र प्राप्त होता है। क्या चीज? बल का फॉर्मूला जो F बराबर m में जो आता है वो कौन सा नियम से आता है? न्यूटन का। तो दूसरा था। पहला नियम से क्या क्या आया बताइए? पहला नियम से आया जड़त्व का परिभाषा और बल का परिभाषा। दूसरा नियम से क्या आया? दूसरा नियम से आया बल का सूत्र, और तीसरा नियम से क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों नियम हो गया, आप याद कर लिए होंगे। चलिए 8वां पे आते हैं, और सबसे आपसे क्वेश्चन पूछता है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है? आपसे पूछता है कि तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, का शत्रु तत्व कौन है? यानी कि तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? गंधक का माना जाता है। क्या तांबा का शत्रु किस तत्व को माना जाता है? गंधक को माना जाता है, ठीक है। चलिए तो ये तो याद हो गया, लेकिन इसके पीछे एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो हम आपसे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो तांबा को सूचित किस चीज से किया जाता है? Cu से। क्या? Cu से, और यह एक धातु है। क्या है? एक धातु है जिसे कॉपर भी कहते हैं। वहीं गंधक की बात कर लिया जाए तो गंधक को S से, सल्फर को S से सूचित किया जाता है, और ये क्या होता है? एक अधातु होता है। तो याद हो गया, तांबा धातु और गंधक अधातु। आ जाते हैं, तांबा को Cu से सूचित किया जाता है तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 29 होता है, और भार 63 भार कितना होता है? सॉरी भार, हाँ 63.5 होता है। कितना? 63.5 होता है। कितना? 63.5, यानी 63.5। भार कितना होता है? 63.5, और परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 29 होता है। गंधक सल्फर पर आ जाते हैं, इसी को सल्फर कहते हैं, ठीक है। इसका भार होता है क्या? 32, और परमाणु संख्या कितना होता है? 16। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? बोलिए याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि सूर्य डूबते और उगते समय दोनों समय लाल प्रतीत होता है? तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि सूर्य उगते और डूबते समय दोनों समय लाल प्रतीत होता है। कारण क्या है? कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब समझते हैं? प्रकीर्णन मतलब ना क्या करना, उसको विभाजित कर देना, दूर दूर फेंक देना, ठीक है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब सुनिए, अब इससे क्या क्या आपको क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी? सभी रंगों से अधिक होता है। जो दृश्य प्रकाश होते हैं वो 7 रंगों का बना होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? 7 रंगों का बना होता है, और उस 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। वहीं सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन तो बहुत करना है, हम आप आगे इसी तरीके से सब करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। आप क्या कीजिए, जितना बता रहे एटलीस्ट उतना आप याद कर लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, यानी रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। कौन? हेनरी बेकरल ने किया था। बेकुरल या बेकरल ने किया था, ठीक है। इस तरीके से ये तो क्वेश्चन दिखा। आगे अब इससे रिलेट करके एग्जाम में जो जो प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं डिस्कशन कराता हूँ आपको, ठीक है, बताता हूँ, आप याद करते जाइएगा। सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? तो रेडियो एक्टिव मतलब ना कुछ तत्व ऐसे होते हैं प्रकृति में, अभी टोटल एनसीईआरटी कितने बताए? 118 तत्व है। उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही ज़्यादा
मतलब ना ये होते हैं, अक्रियशील होते हैं, जिनमें स्वतः ही क्या निकलते रहता है, विकिरण निकलते रहता है। मतलब ना उसको आप छोड़ दीजिए ना तो 200 साल, 100 साल, यानी कि सबका अलग अलग टाइम होता है। कुछ सालों के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि वो विलुप्त हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, उसका परमाणु अब अस्तित्व में है ही नहीं। इस तरीके से होता है कि उसमें से हमेशा विकिरण निकलते रहता है। ठीक है, क्या निकलते रहता है, उसको छोड़ दीजिए तो उसमें से विकिरण निकलते रहता है। तो उस प्रकार के तत्व को क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उसमें से जो विकिरण निकलता है किस किस रूप में निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा के रूप में उसमें से विकिरण निकलता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया था बताइए, तो हेनरी वेकुरल ने किया था। कौन किया था, वेकुरल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से जब 60 डिग्री के कोण पर झुके हो तो इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। याद रखिएगा ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। चलिए हम आपको फार्मूला बताते हैं, या फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं। और आप इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, जब भी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या आपसे पूछा जाए, क्या प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाए और आपको हमेशा थीटा देगा, क्या देगा, थीटा देगा, तो आप क्या कीजिएगा, 360 ऊपर रखिएगा और जो भी थीटा देगा उसको नीचे रखिएगा। यहाँ पे थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो 360 ऊपर रखना है और 60 से भाग देना है। 90 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, जितना दे आप क्या कीजिएगा, तुरंत उसको भाग लगा दीजिएगा। कितना में भाग लगाना है बताइए, तो 360 में भाग लगाना है, जो भी दे उससे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 में 60 से भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, तो 36, 6 आएगा आंसर। याद रहे कि जब भी आपको आंसर आए सम संख्या तो एक घटा देना है, और विषम संख्या आए तो वही छोड़ देना है। नहीं समझ में आया, बताते हैं हम क्या बोले हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो 360 ऊपर रखिएगा और जो भी थीटा देगा उससे भाग दीजिएगा। तो थीटा इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो काटिएगा तो आंसर कितना आएगा, 6। हम बोले हैं कि 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो आंसर आप हमेशा एक घटा करके, अगर भाग देने पर जैसे 90 यहाँ थीटा देता तो आप भाग देते तो 4 आता, तो आंसर कितना मारते, 3 मारते। ठीक है, इस तरीके से अगर 30 डिग्री दे तो 12 के 36, 12 आपका आंसर आएगा। तो लेकिन वहाँ पे एक्चुअल आंसर कितना होता है, 11, यानी कि आपका आंसर जो भी आए अगर वो सम रहे, क्या रहे, सम रहे, तो उसमें से एक घटा करके और एक्चुअल आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर विषम आए, अगर क्या आ जाए, विषम आ जाए, तो आप वही आंसर लिख दीजिएगा। जैसे काटने के बाद आपको 3 आंसर मिले तो 3 ही लिख दीजिए, घटा करके एक नहीं लिखना है। चलिए, होप आप समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर कहता है क्या है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है जी कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, किस तरीके से, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो आप इसको एकदम से याद कर लीजिएगा कि पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो किस तरीके का व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब थोड़ा इसके पीछे जो 2-3 हमको लगता है इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि दूरदृष्टि और निकट दृष्टि जो दोष होता है मनुष्य के आंख में, उसको उपचार यानी कि उसको ठीक करने के लिए हम कैसी चश्मा पहनेंगे। ठीक है, यानी कि दूर दृष्टि में कौन सा चश्मा पहनेंगे और निकट दृष्टि में कौन सा चश्मा पहनेंगे। तो याद रखिएगा, 2 का 3 और 3 का 4, ये नहीं समझ पाए हम आपको अभी समझाते हैं और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप भूलते हैं तो जो स्टूडेंट नहीं भूलते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भूल जाते हैं उनके लिए देखिए क्या है, 2 का 3 और 3 का 4। आप 2-3 बार इस तरीके से बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे दूर दृष्टि दोष, तो दूर लिखेंगे तो दूर लिखेंगे तो ये 2 अंक का हुआ, तो इसको 3 अंक का चश्मा चाहिए, उ अत अल्लाह, उत्तल चाहिए, कितना, उ अत अल्लाह, 3 अंक का हुआ। तो दो वाला रोग के लिए 3 वाला चश्मा चाहिए और 3 वाला रोग के लिए 4 वाला चश्मा चाहिए। जैसे निकट, निकट 3 अंक वाला दोष हुआ तो उसको ना अवतल, अवतल 4 अंक वाला चश्मा चाहिए। तो आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि दूर के लिए उत्तल चाहिए और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा हमें, तो अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए आइए 13वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है।
इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो याद रखेंगे आप विशिष्ट गुरुत्व। क्या? विशिष्ट गुरुत्व। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मतलब आप क्या कीजिए, एक सामने समतल दर्पण रख दीजिए। समतल दर्पण मतलब हमारे घर में जो ऐनक होता है, मिरर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगर उसको रख करके और कोई व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा है तो उसमें आपको क्या प्रतीत होगा? उसका दुगना प्रतीत होगा। क्या होगा? दुगना होगा। क्या होगा? दुगना होगा। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 10 मीटर प्रति सेकंड पूछे तो आप आंसर कितना लगाइएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड आपको प्रतीत होगा। तो इस प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा? 4 दिया है तो उसका दोगुना 8 हो जाएगा। क्या आपको याद रहेगा? चलिए इससे संबंधित हम आपको 2-4 फैक्ट बताते हैं जो एग्जाम में बारंबार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का हम 3-4 आपको गुण बताते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है और काल्पनिक होता है। क्या होता है? सीधा और काल्पनिक होता है। आपको याद रहेगा क्या? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और काल्पनिक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है कि अगर मान लीजिए कि हम समतल दर्पण रख दिए और जितनी दूरी पर हम कोई वस्तु उसके सामने रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। ये वाला कंसेप्ट भी आप याद रखिएगा कि समतल दर्पण के सामने अगर हम जितनी दूरी पर वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के उतना ही दूरी पर, जैसे किसी दर्पण से हम 4 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के ध्रुव से यानी पोल से 4 मीटर पीछे बनेगा। तो 2 क्वेश्चन आप समतल दर्पण से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? जो साइड मिरर कहते हैं, जिससे हम पीछे का दृश्य देखते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, यानी कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के जो बगल में जो होता है उसे हम साइड मिरर कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बताइए? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तब चलिए इससे हम 2-4 फैक्ट आपको बताते हैं। तो जैसे आपको तो याद हो गया कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण वही पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट जो आगे जो जलता है बल्ब, ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो उसमें अवतल। क्या? उसमें अवतल। अच्छा, शहरों में जो लैंप पोस्ट होता है, लैंप पोस्ट जो शहर के किनारे मतलब रोडों के किनारे पे जो बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं उसमें जो मिरर लगा होता है, उस पे जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? वो भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टरी जो चेक करते हैं, जो डेंटिस्ट डॉक्टरी जो मतलब चिकित्सा के रूप में, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर यूज करते हैं दांत को देखने के लिए मिरर, वो कौन सा मिरर होता है? तो वो भी अवतल होता है। आपको याद रहेगा। ठीक है। इंडक्शन कुकर मतलब समझते हैं, इंडक्शन कुकर, उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उसमें भी आप क्या याद रखिएगा? उसमें भी याद रखिएगा अवतल। याद रहेगा क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे हजामती जो नाई होते हैं, नाई जो हमारे बाल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो छोटा सा एक दाढ़ी वगैरह जब आप बनाते होंगे तो वो आपको दे देते होंगे। मतलब अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो सैलून होता है, लेकिन अभी से पहले इस तरीके से होता था कि आपको देखने के लिए दे देता था। ठीक है, तो उसमें कौन सा मिरर होता है? तो उसमें भी अवतल दर्पण होता है। याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, जिनमें धातु और अधातु यानी कि दोनों के गुण जिसमें पाए जाते होंगे, यानी कि वो विद्युत का सुचालक भी होगा और कुचालक भी होगा, थोड़ा कुचालक भी थोड़ा सुचालक भी। ठीक है, उसमें थोड़ा तन्यता होगा, थोड़ा सा नहीं भी होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्या होगा? शाइनिंग भी होगा, नहीं भी होगा। तो इस तरीके से जितने सारे मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें आते होंगे ना, उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड यानी उपधातु कहते हैं। तो याद रखिएगा। आपको अब इससे क्या रिलेट करते हैं, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है वो आप याद कर लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितना है? तो 118 है। कुल प्राकृतिक में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। कितने? 118 एनसीईआरटी बताती है। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा, इनमें उपधातु कितने हैं? तो आप याद रख लिए 7। कितने? उपधातु 7 है। और अक्रिय गैस कौन कितने हैं? तो अक्रिय गैस है 6। उपधातु कितने हैं? 7। और सातों उपधातु का एक बार आप नाम ले लीजिए, हम आपको याद दिलाएंगे आगे के वीडियोस में भी। ठीक है, एक तो होता है ब्रॉन, दूसरा होता है सिलिकॉन, तीसरा होता है जर्मेनियम, चौथा होता है आर्सेनिक, पांचवा होता है एंटीमनी,
ठीक है। छठा होता है ट्यूलेरियम और सातवां होता है प्लोनियम। याद रहेगा क्या? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक होता है ब्रॉन, दूसरा होता है सिलिकॉन, तीसरा होता है जर्मेनियम, चौथा होता है आर्सेनिक, पांचवा होता है एंटीमनी, छठा होता है ट्यूलेरियम और आठवां जो होता है वो होता है प्लोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से सातों नहीं होता है तो आप वीडियो को बैक करके और फिर से क्या कीजिए, कहीं पे आप लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले एग्जाम में जिस तरीके से जीएस का ट्रेंड बढ़ रहा है, इस तरीके से पूछता है कि इनमें से कौन सा उपधातु है, या फिर आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या दे देगा, 3 उपधातु दे देगा और एक नहीं देगा, जो हो सकता है धातु हो सकता है अधातु हो। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको हैंडल यानी सॉल्व करने के लिए आपको पूरा का पूरा सातों का नाम याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो चलिए, आपको तो शायद ये याद होगा, लेकिन इसके हम साथ रिलेट करके जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। इंग्लिश में कहे तो अरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु को कहा जाता है। वहीं पे आपको आए कि चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है क्या, चिकित्सा विज्ञान का जनक चिकित्सा विज्ञान का जनक, एक सेकंड, चिकित्सा विज्ञान का जनक को कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। किसे? हिप्पोक्रेटस। वो 3 इडियट मूवी में आप देखे होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। ठीक है, आगे मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं तो जैसे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और हम आपको थोड़ा सा आगे बताएं तो आपसे पूछेगा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो या तो बर्जिलियस या तो बोहलर। ठीक है, क्या कहेगा? या तो बर्जिलियस या तो बोहलर। आप तो बोहलर मारिएगा। ठीक है, क्या? बोहलर मारिएगा। उसके बाद आपसे पूरा पूछ दे कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या मारिएगा? लेवोजियर को मारिएगा। क्या? लेवोजियर को मारिएगा। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे 18 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है, यानी अधिक होती है? तो आप याद रखिएगा, इस्पात में ध्वनि सबसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसका मतलब इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है? तो आप याद रख लीजिए 5920 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 5920 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 5920 मीटर प्रति सेकंड इस्पात में ध्वनि का चाल होता है। ऐसे वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, दोनों ही सही है। ठीक है, आपको एग्जाम में एक ही कोई देगा। याद रहेगा क्या? ध्वनि का चाल इस्पात में सबसे ज्यादा होता है, सभी पदार्थों से ज्यादा इस्पात में होता है। ठीक है, दूसरी चीज है वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं से आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किस में होता है, तो निर्वात में बिल्कुल ही नहीं चलता है। निर्वात में तो प्रकाश चलता है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, लेकिन ध्वनि निर्वात में बिल्कुल ही नहीं चलता, यानी कि 0 उसका मीटर प्रति सेकंड होगा उसका वेग। किस चीज में? निर्वात में। ठीक है, वायु में 330, निर्वात में 0 और इस्पात में कितना? 5920 मीटर प्रति सेकंड। वहीं पे आपसे पूछा जाए कि ये ध्वनि कैसी तरंग है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। वहीं पे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है। ठीक है, वो होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो दोनों क्वेश्चन याद रहेगा, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो चलिए बढ़ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एकांक वह बाएं सिकुड़ लेता है तो क्या होगा? तो स्टूल कोणीय वेग क्या होगा? फिर से मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कहता है क्या कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकांक व बाएं सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? याद रखिएगा, स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा कि कोई आदमी स्टूल पर बाएं को फैला करके, अपने दोनों हाथों को फैला करके खड़ा है, अगर वो अपना क्या कर ले, बाहों को मोड़ ले, तब उसका क्या होगा? उसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग घट जाएगा। याद रखिएगा। अब इससे रिलेट करके हम आपको बताते हैं, इसको समझा भी सकते हैं, लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, इससे रिलेट क्वेश्चन बता देते हैं कि सबसे पहले कोणीय वेग को हम सूचित करते हैं क्या चीज़ से? तो ओमेगा से। क्या चीज़ से? ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन क्या? थीटा अपॉन
ये टी होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। थीटा क्या होता है, वहाँ पे होता है कोणीय संवेग, और टी क्या होता है, समय होता है, यानी कोणीय प्रति इकाई कोणीय संवेग क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। तो ठीक है, इसका आप एसआई मात्रक याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, किसका एसआई मात्रक, कोणीय वेग का। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर और अंतिम सवाल पे आ जाते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या सुनाई देगा या नहीं देगा, तो सुनाई नहीं देगा। आपसे कारण भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों, तो चंद्रमा पर क्या होता है जी, चंद्रमा पर क्या होता है, उसका ये जो होता है मतलब कि वायुमंडल वो होता ही नहीं है, ऐसे बोलिए ना कि नहीं होता है। इसके लिए इसी कारण से वहाँ से ट्रैवलिंग करके जो साउंड आएगा आपको बीच रास्ते में बहुत सारे क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, वैक्यूम मतलब कि निर्वात आपको क्षेत्र मिलेंगे। तो हम अभी जाने हैं कि वायु को आने, सॉरी ध्वनि को आने में थी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो क्या चीज़ में नहीं चल सकता है, वो निर्वात में नहीं चल सकता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच तो काफ़ी जगह काफ़ी स्थान निर्वात है, तो वो निर्वात में कैसे ट्रेवल करके हमारे पृथ्वी पर आएगी, तो ये आपका रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़ें हम आपको क्या बता सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का एकमात्र क्या होता है, उपग्रह होता है। कौन सा उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह या आर्टिफिशियल जिसको हम कृत्रिम कहते हैं वो उपग्रह, तो याद रखिएगा प्राकृतिक उपग्रह है, या तो जीवाश्म भी कभी कभी ऑप्शन में लिख करके आता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो जीवाश्म है वो कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, लगभग आप याद रखिएगा 4.5 लाख किलोमीटर हमसे क्या है जी, दूर है। अब यहाँ से एक और दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी कि चंद्रमा से जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है और वहाँ से टकर करके पृथ्वी पर जो प्रकाश लौटता है उसको आने में कितना समय लगता है। तो पहले आप सन से पृथ्वी पर आने में जो प्रकाश का समय लगता है वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब बुक सारे किताबों में मतभेद होता है। सन से यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय जो लगता है 8 मिनट 3 सेकंड भी, 8 मिनट 16 सेकंड भी, 8 मिनट 20 सेकंड भी। आपको जो ऑप्शन मिले इन तीनों में से वो मार दीजिएगा, सबसे सूटेबल और अच्छा जो है वो आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड। याद रहेगा, यानी सन से अर्थ तक आने में सन को कितना देर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, 8 मिनट 16 सेकंड। वहीं चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पे लगेगा 1.3 सेकेंड। कितना, 1.3 सेकेंड, यानी 1.5 सेकेंड से भी कम। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद।